नमस्कार सभी साथियों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। देखो, वैसे तो शादियों का सीजन चल रहा है। आज की काफी शादियां हैं। मैं भी जाऊंगा शादी में। शाम के 7:15 बज रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने कल आपसे कमिटमेंट किया था कि यूट्यूब पे आगे वाले मैं क्लास डालूंगा, तो उसके लिए मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। आज अपना जो सेशन है उसको मैं आगे शुरू कर रहा हूँ। कल अपने वर्ण का टॉपिक शुरू किया था हिंदी व्याकरण में। मैं बातें नहीं करके सीधा ही अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। जो वर्ण का टॉपिक शुरू किया था उसमें अपन ने ये पढ़ा था, वर्ण है क्या? तो भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसका आगे विभाजन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। फिर पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? तो होती है ध्वनि। फिर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? तो उसका उत्तर पुनः क्या देना है? वर्ण देना है। फिर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? तो उसका उत्तर जो आपको देना है वो क्या देना है? शब्द देना है। सार्थक आयता हो शब्द देना है। ये कुछ चीजें अपन ने पढ़ी थी कल। फिर भाषा किसे कहते हैं? तो विचारों के आदान प्रदान करने वाला जो माध्यम होता है उस माध्यम को ही क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। किसी भी भाषा को अपन पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो वह शास्त्र जिसके द्वारा शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं उस शास्त्र को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहां मैंने कल छोड़ा था, अब उसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखो, स्वर तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती वो तो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है और व्यंजनों की कुल संख्या 35 होती है। कितनी होती है? 35 होती है, 33 नहीं होती है। कल भी मैंने कहा था 35 आपको बतानी है। 35 का अपन वर्णन भी पूरा डिटेल भी पढ़ेंगे। अब देखो, ये जो 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों को पुनः कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कह दिया जाता है। तो थोड़ी सी डिटेल पढ़ाऊंगा मैं आज आपको, बाकी अपन कल करेंगे। देखो, स्वर जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब छोटा होता है और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ह्रस्व स्वर को ही दूसरे नाम से जानते हैं अपन, लघु स्वर। तो स्वर 2 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। तो देखो, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता है, अल्प मात्रा में समय लगता है, उन स्वरों को कहा जाता है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लग जाता है उनको कहा जाता है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। अब ह्रस्व स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है? 4। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। ये सामान्य चीजें हैं, ये तो मैं थोड़ी फटाफट पढ़ा रहा हूं। देखो, अब ये जो 4 स्वर होते हैं, ये 4 स्वर कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक तो होता है ए, एक होता है छोटी ई, एक होता है छोटा ऊ, और एक ऋषि में जो री लिखते हैं री। फिर दीर्घ स्वर कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ और आओ। दिख रहा है? ये 7 स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर या गुरु स्वर के नाम से जाने जाते हैं। ये केवल सामान्य जानकारी है जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं। यदि प्रश्न आपसे डीपली पूछा जाता है, और ये निश्चित मान के चलना, फैक्चुअल मान करके चलना, यदि आप रीट इत्यादि की परीक्षा मेंस देते हैं, एसआई की परीक्षा देते हैं, सेकंड ग्रेड हिंदी से परीक्षा देते हैं, फर्स्ट ग्रेड हिंदी से परीक्षा देते हैं, एलडीसी वगैरह देते हैं, तो वहां ऐसे गहराई वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। वो गहराई वाले प्रश्न क्या है? देखो, सिंपल सा पूछा जाए, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कितने होते हैं? 7। आंसर क्लियर है। लेकिन प्रश्न यदि गहराई से पूछा जाएगा तो पूछे जाएगा कि हिंदी भाषा में मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? उत्तर दो। देखिए, हिंदी भाषा में मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो देखो, ये ऐसा यदि आता है तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या है वो आपको कितने बतानी है? तो मूल दीर्घ स्वर आपको बताने हैं केवल 3।
मूल दीर्घ स्वर कितने बताने, 3 ही बताने। दीर्घ की संख्या पूछी गई तो दीर्घ तो कितने बताए अपने, 7 बता दिए। कितने बताए, 7। लेकिन मूल दीर्घ स्वरों की संख्या हमेशा 3 ही मानी जाती है, और वो 3 कौन कौन से हैं, ये शुरू वाले 3 में, आ स्वर, बड़ी ई स्वर और बड़ा ऊ स्वर। क्यों है मूल दीर्घ, देखो एक का दीर्घ क्या होता है, आ, छोटी ई का, बड़ी, छोटे ऊ का, बड़ा ऊ। तो ये तो तीनों जो स्वर हैं आ ई ऊ, इनका कैसा स्वर है बताओ, रस्व भी है। लेकिन आपसे पूछा जाए ए स्वर का रस्व स्वर क्या है, आई का क्या है, ओ का क्या है, औ का क्या है, तो इनका कोई भी रस्व स्वर नहीं होता है। और जिन स्वरों का कोई रस्व स्वर नहीं होता है उनको मूल दीर्घ स्वरों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये मूल दीर्घ पूछा जाए तो उत्तर क्या देना है आपको, 3 ही देना है। फिर अगला प्रश्न आता है कि बताओ हिंदी भाषा में संधि स्वर कितने होते हैं। हिंदी भाषा में संधि स्वर कितने होते हैं, या संधि स्वर को ही दूसरे नाम से जानते हैं संध्यक्षर। हिंदी भाषा में संधि स्वर या संध्यक्षर कितने होते हैं, तो देखो संधि स्वर या संध्यक्षर यदि पूछे जाते हैं तब आपको जो उत्तर देना है संधि स्वर या संध्यक्षर, और यहाँ उत्तर देना है आपको 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से होते हैं, तो ये चारों स्वर ए आई ओ औ, इन 4 स्वरों को ही संधि स्वर या संध्यक्षर के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है कि बताओ हिंदी भाषा में समानाक्षर कितने होते हैं, और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, निश्चित है ऐसे प्रश्न आपसे पूछे भी जाएंगे। हिंदी भाषा में समानाक्षर कितने हैं, तो समानाक्षर की संख्या पूछ जाए तो हिंदी भाषा में समानाक्षरों की संख्या 6 है। समानाक्षर कितने हैं, 6 स्वर समानाक्षर कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो ए का समान स्वर आ हो जाता है, ई का समान स्वर बड़ी ई हो जाता है, और ऊ का समान स्वर बड़ा ऊ हो जाता है। ये 6 स्वर समानाक्षर है, ये अपने दीर्घ संधि इत्यादि में काम में आएंगे, ध्यान में रखने हैं। समानाक्षरों की संख्या 6 मानी जाती है, ए आ ई ऊ, ये 6 स्वर समानाक्षर कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि बताओ वर्तमान हिंदी व्याकरण के अनुसार या नवीन हिंदी व्याकरण के अनुसार या हिंदी मानक संस्था के अनुसार, ये तीनों ही पूछ सकता है। तो हिंदी मानक संस्था नई दिल्ली के अनुसार वर्तमान समय में कौन से स्वर को स्वीकार नहीं किया गया है, तो कौन सा स्वर है, री स्वर है। और इस री के स्थान पर वर्तमान में हिंदी में कौन सा स्वर शामिल कर लिया गया है, ओ स्वर ग्रहण कर लिया गया है। ये ओ स्वर क्या है, तो ओ स्वर को गृहीत स्वर या आगत स्वर के नाम से जानते हैं, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, जैसे अपन लिखते हैं डॉक्टर, तो ये डे के ऊपर जो स्वर की मात्रा है यही स्वर है, ये आगत स्वर या गृहीत स्वर है। इसी प्रकार से अपन पढ़ते हैं कॉलेज, तो कै के ऊपर जो स्वर की मात्रा लगी है यही कौन सा है, जो आगत स्वर या गृहीत स्वर के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आए सीधा ही कि बताओ ऐसा कौन सा स्वर है जिसको हिंदी मानक संस्था वर्तमान समय में स्वीकार नहीं करती, तो कौन सा हो जाएगा, री स्वर। और कौन सा ऐसा स्वर है जिसको नवीन हिंदी व्याकरण के अनुसार और शामिल कर लिया गया है, तो होता है आ स्वर, और इसको कहते हैं गृहीत स्वर या आगत स्वर कहा जाता है। ये तो देखो आपके सामान्य से स्वरों की जानकारी है, 2 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब आगे पढ़ते हैं अपन स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों का वर्गीकरण मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण में 5 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर, 5 आधारों पर। पहला आधार होता है उच्चारण की अवधि, लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, उच्चारण की अवधि, इसी का दूसरा नाम होता है मात्रा काल के आधार पर। उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर। दूसरा होता है वर्गीकरण सीधा ही उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तीसरा होता है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। चौथा होता है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। और अंतिम वर्गीकरण होता है मुखाकृति के आधार, मुखाकृति के आधार पर। ये 5 प्रकार से स्वरों का हिंदी व्याकरण में वर्गीकरण हो जाता है।
किसी की भी दे चाहिए आप एग्जाम, ये पांचों वर्गीकरण आपसे पूछे जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। सीधा पूछा जाए स्वर कितने प्रकार के, 2 प्रकार। यहां यदि प्रश्न पूछा जाता है उत्तर देना है 3 प्रकार के। वो 3 नाम कौन से हो जाएंगे, ह्रासु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, ह्रासु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दूसरा होता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के। नाम हो जाता है अनुनासिक स्वर, ये पढ़ा भी होगा आपने कभी, अनुनासिक स्वर, और एक होता है निर्नुनासिक स्वर। आगे पढ़ाऊंगा ये किस किस को कहते हैं। तीसरा होता है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, और जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हो जाते हैं। नाम क्या क्या हो जाते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। फिर आता है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, और ओष्ठों की गोलाई के आधार पर पुनः स्वर 2 प्रकार के हैं। एक हो जाता है वर्ताकार स्वर और एक हो जाता है अवर्ताकार स्वर। और अंतिम वर्गीकरण है मुखाकृति के आधार पर, और मुखाकृति के आधार पर स्वर हो जाते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है समृद्ध स्वर, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा होता है विवृत स्वर और चौथा होता है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। तो ये वर्गीकरण है पूरा, ये पूरी डिटेल अपने को पढ़नी है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, उच्चारण की अवधि के आधार पर या मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ह्रासु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दूसरा होता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। तीसरा होता है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर पुनः 3 प्रकार के हो जाते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, और ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हैं, वर्ताकार स्वर और अवर्ताकार स्वर। और अंतिम होता है मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के हैं, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। तो ये इनकी डिटेल अपन कल पढ़ेंगे। एक बार तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे सीधा ही परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि बताओ जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का भेद नहीं है, 3 नाम तो ये दे दे, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, एक इनमें से नाम दे दिया दीर्घ स्वर। तो दीर्घ होता तो है लेकिन किसके आधार पर है, उच्चारण की अवधि के आधार पर है, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर नहीं है। तो एक बार तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। 5 जो वर्गीकरण है, 5 वर्गीकरणों के आधार पर कि किसके आधार पर कौन सा नाम दिया हुआ है, कल अपन इनकी डिटेल पढ़ लेंगे। वर्ण के टॉपिक में स्वरों के वर्गीकरण में कल इनकी पूरी की पूरी मैं डिटेल करवा दूंगा। आज ही करवा देता लेकिन थोड़ा सा समय अधिक हो गया है और इस वजह से मैं नहीं करवा पा रहा हूं, तो कल करवा दूंगा। आपके लिए मुझे जाना था 2-3 जगह, शादी में जाना था, लेकिन मैं आपकी वजह से नहीं गया क्योंकि कल मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं रोजाना का एक वीडियो आपको डालूंगा। एक टॉपिक लगभग 2-3 दिनों में अपना कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक दिन का एक वीडियो भी डाला तो एक जो टॉपिक है वो लगभग अपना 2 या 3 वीडियो में अपना पूरा हो जाएगा। वैसे कहीं पर भी आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के कहीं अध्ययन करते हैं, कहीं पर भी किसी भी शहर में, तो वहां आपको कम से कम वर्ण का टॉपिक पढ़ने में, कम से कम क्लासरूम में पढ़ने में आपको 5 से 6 दिन लग जाते हैं। यहाँ मैं आधे टाइम में पूरा करवा दूंगा आपका, क्योंकि एक तो लिखवाना नहीं होता है, समझाना ही समझाना होता है। तो समझा करके मैं पूरे टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। वर्ण का टॉपिक, वर्ण के बाद में जो भी आगे वाले आपके टॉपिक हैं वो सभी टॉपिकों को मैं लेकर के पूर्ण करवा दूंगा। हिंदी के मैंने कल भी कहा था आपको, हिंदी की संपूर्ण व्याकरण, संस्कृत की संपूर्ण व्याकरण, हिंदी की संपूर्ण शिक्षण विधियां और संस्कृत की संपूर्ण शिक्षण विधियां। फिर भी यदि आगे मान लो रीट की एग्जाम में और कोई टाइम बच जाता है आगे, तो जो भी आपके SST की, जो सामाजिक ज्ञान की, साइंस मैथ की जो टीचिंग मेथड्स हैं, क्योंकि वहां पर भी आपके 15 नंबर की टीचिंग मेथड्स आएंगी, SS में भी और साइंस मैथ में भी, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा वो भी करवाने की। टाइम बचा तो करवा दूंगा। मनोविज्ञान में भी आपके 10 नंबर की शिक्षण विधि आती है, टीचिंग मेथड आते हैं, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। टाइम बचेगा तो पहले अपने दोनों लैंग्वेज जो हैं उन दोनों लैंग्वेज को मैं लेकर के चल रहा हूँ, हिंदी और संस्कृत। तो हिंदी की शिक्षण विधियां, संस्कृत की शिक्षण विधियां प्लस इन दोनों का व्याकरण, ये मैं लेकर के कर रहा हूँ। और दूसरा कल कहा था मैंने आपको साइको, तो साइको भी मैं आपको गुरुजी को बुला करके साइको भी करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।
थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा आपको, वैसे मैं कभी किसी को भी नहीं कहता हूं चैनल के लिए, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि जो भी कोई बच्चे हैं अभावग्रस्त हैं, आपके कोई भी कोई साथी हैं जो रीट इत्यादि की जो तैयारी करें, तो उन बच्चों को ये जो चैनल है ये थोड़ा सा आप प्रोवाइड करवाएं, सब्सक्राइब कर दें, उन तक शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। जो भी अपने साथी हैं, गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, जो भी बेचारे बहुत से ऐसे अभावग्रस्त बालक बालिकाएं भी हैं जिनको कि वो मूल्य दे करके कोचिंग नहीं कर सकते हैं, कहीं ऑनलाइन कोर्स लेकर के नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, इसीलिए मैं आया हूँ यूट्यूब पे। तो ना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि आप जैसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे बेरोजगार युवा युवतियां हैं जो कि अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, लेकिन बेचारों के पास में इतना आर्थिक संसाधन नहीं है कि वो जयपुर, सीकर, जोधपुर या किसी भी अन्य शहर में, बाड़मेर या किसी भी अन्य शहर में जाकर के वो अपनी पूर्ण तैयारी कर सकें। क्योंकि एक कोचिंग करने का मतलब आप समझते हैं कम से कम 50,000 रुपए का खर्च आता है बालक बालिकाओं पर। एक बार बच्चा कर लेता है कोचिंग, तो दूसरी बार उनको घर वाले इतने अफोर्डेबल नहीं है। अपन लगभग साधारण परिवारों से आने वाले बालक बालिकाएं हैं, तो वो इतना अफोर्डेबल नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैंने शुरू किया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिले। मैं जब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए टाइम निकाल रहा हूं, मेरे जो स्कूल टाइम है इसके अलावा मैं आपके लिए जो टाइम निकाल रहा हूं, इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपको कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए इससे। और मैं मानता हूं मेरी वजह से एक भी नंबर, यदि किसी बच्चे का एक भी मार्क्स बढ़ता है, एक भी नंबर या एक भी प्रश्न यदि सही होता है, तो मैं ये मान लूंगा कि मैं जो आपको दे रहा हूं वो मेरा सार्थक हो जाएगा। तो धन्यवाद। सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, इसको चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि अनेकों बच्चों तक पहुंच जाए। बाकी मेरा इस चैनल को बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच हो जाए इस चैनल की। ठीक है, धन्यवाद।